आज हम परिवर्तनशील अनुपात का नियम देखेंगे, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहा जाता है। उत्पादन फलन के दो नियम होते हैं, एक साधन का प्रतिफल और एक पैमाने का प्रतिफल। साधन का प्रतिफल को हम अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं और पैमाने का प्रतिफल को हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। हम इसके संबंध में भी हम देखेंगे, पर आज के क्लास में हम परिवर्तनशील अनुपात का नियम समझेंगे। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपात का नियम के नाम से हम जानते हैं। परिवर्तनशील अनुपात का नियम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के घटते अथवा ह्रासमान प्रतिफल के पुराने नियम का नया नाम है। इस नियम में कुछ साधन को स्थिर रखकर कुछ साधनों को परिवर्तित करके इसका अध्ययन किया जाता है। भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। प्रोफेसर स्टिगलर के अनुसार जब कुछ साधनों को स्थिर रखकर एक साधन में समान वृद्धियां की जाती हैं तो एक सीमा के पश्चात उत्पादन में होने वाली वृद्धियां कम हो जाएंगी, अर्थात सीमांत उत्पादन घट जाएगा। बेनहेम के अनुसार जब किसी साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात बढ़ाया जाता है तो एक सीमा के पश्चात घटते उस साधन का सीमांत उत्पादन और फिर औसत उत्पादन घट जाता है। प्रोफेसर सैमुअलसन के अनुसार स्थिर साधनों की तुलना में कुछ साधनों में वृद्धि करने से उत्पादन में वृद्धि होगी, परंतु एक बिंदु के बाद साधनों की समान वृद्धियां से प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन लगातार कम होता जाता है। मार्शल के अनुसार भूमि की खेती में पूंजी और श्रम की मात्रा बढ़ने से उत्पादन मात्रा में सामान्यतः अनुपातिक वृद्धि से कम वृद्धि होती है, बशर्ते कि कृषि की तकनीक में कोई सुधार ना हुआ हो। प्रोफेसर के बोल्डिंग के अनुसार ह्रासमान प्रतिफल का वाक्य अस्पष्ट है क्योंकि इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, इसलिए इस नियम को वे ह्रासमान प्रतिफल का नियम के बजाय अंततः घटती सीमांत भौतिक उत्पादकता का नियम कहा है। तो ये अल्पकालीन उत्पादन फलन है, जिसे हम साधन के प्रतिफल के रूप में भी जानते हैं। और ये साधन का जो प्रतिफल है इसे हम 3 भागों में बांटते हैं, बढ़ता, घटता और समता। तो इसके संबंध में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज फिर हम इसी के आगे बढ़ते हैं। परिवर्तनशील अनुपात की हमारी क्या मान्यताएं हैं या किस पर यह आधारित है। तो पहली मान्यता हमारी है टेक्नोलॉजी समान एवं अपरिवर्तित रहे। सेकेंड, कुछ साधन ऐसे अवश्य हों जिनकी मात्रा को स्थिर रखा गया हो, क्योंकि इस प्रकार ही हम साधनों के अनुपात में परिवर्तन कर सकते हैं तथा उनका प्रभाव जान सकते हैं। नेक्स्ट है, एक पदार्थ का उत्पादन करने के लिए विभिन्न साधनों के अनुपातों में परिवर्तन करना संभव है। यह नियम उन पदार्थों की दशाओं में लागू नहीं होता जिनका उत्पादन करने के लिए साधनों के निश्चित अनुपात का प्रयोग करना आवश्यक होता है। जब किसी पदार्थ के उत्पादन के लिए साधनों के एक बिल्कुल निश्चित अनुपात का प्रयोग करना होता है तो एक साधन में वृद्धि करने से अन्य साधनों में अनुपातिक वृद्धि किए बिना उत्पादन मात्रा नहीं बढ़ेगी, अर्थात साधन का सीमांत उत्पादन शून्य होगा। किंतु ऐसे पदार्थ बहुत ही कम पाए जाते हैं जिनके उत्पादन के लिए साधनों के बिल्कुल निश्चित अनुपात का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विविध अनुपात या घटते प्रतिफल या परिवर्तनशील अनुपात का नियम वास्तविक आर्थिक जगत के अधिकांश पदार्थों पर लागू होता है। अब हम आगे देखेंगे परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवस्था। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार परिवर्तनशील अनुपात के नियम को हम 3 अवस्थाओं में बांटते हैं, जबकि प्राचीन विचारधारा के अनुसार इसे हम साधन के प्रतिफल के 3 रूपों में जानते हैं, बढ़ते, घटते और समता। अब ये उपयुक्त डायग्राम आप देखिए। इस डायग्राम में हम y एक्सिस पर टीपी, एमपी और एपी को दर्शाए हैं, x एक्सिस पर हम लेबर को दिखलाए हैं और ये हमारा टीपी कर्व है
और ये हमारा एपी कर्व है और ये हमारा एमपी कर्व है। अब इसे जो 3 अवस्था है, ये हमारी प्रथम अवस्था है, ये सेकेंड अवस्था है और ये थर्ड अवस्था है। अब हम व्यक्तिगत रूप से इसे समझेंगे कि प्रथम अवस्था में क्या होता है या किसे कहते हैं, द्वितीय अवस्था क्या है और तृतीय अवस्था क्या है। अब हम प्रथम अवस्था की बात करते हैं। प्रथम अवस्था में कुल उत्पादन वक्र बढ़ती दर से बढ़ना बंद करके घटती दर से बढ़ना शुरू कर देती है। इसे मोड़ का बिंदु या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं। ये जो देखिए, ये जो हमारा कर्व है, इसमें हम प्रारंभ में ये बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, फिर ये घटना शुरू कर दे रहा है, घटती हुई दर से वो घट रहा है, बढ़ रहा है। तो और ये जो पॉइंट है, इसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं, मोड़ का बिंदु कहते हैं। प्रथम अवस्था में एम पी बराबर ए पी होता है। इस बिंदु पर देखिए, एम पी बराबर हमारा क्या होता है, ए पी होता है। जहाँ पर ये एम पी बराबर ए पी हो रहा है, वहाँ तक हमारी प्रथम अवस्था होती है। इसमें एम पी अधिकतम बिंदु पर पहुंचकर घटना प्रारंभ कर देती है। देखिए, एम पी यहाँ पर अपने मैक्सिमम बिंदु पर है एम पी, और घटना शुरू कर रही है, और एपी अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंचता है। इस अवस्था में स्थिर साधन की मात्रा परिवर्तन साधन की तुलना में अत्यधिक है, जिससे यदि स्थिर साधन की मात्रा को कुछ घटा दिया जाए तो टीपी बढ़ जाएगा। अतः प्रथम अवस्था में स्थिर साधन का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। प्रथम अवस्था को बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कही जाती है, क्योंकि इसमें परिवर्तनशील साधन के औसत उत्पादन में लगातार वृद्धि होती है। प्रथम अवस्था में परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादन निरंतर नहीं बढ़ता, यह पहले बढ़कर घटना आरंभ कर देता है, परंतु घटते भाग में भी वह एपी से अधिक होता है, जिससे एपी प्रथम अवस्था में निरंतर बढ़ता रहता है। अब हम द्वितीय अवस्था की बात करते हैं। ये द्वितीय अवस्था हम लोग डायग्राम से देखेंगे। पहले ये डायग्राम है हमारा द्वितीय अवस्था। तो द्वितीय अवस्था क्या होता है, जहाँ पर ये टीपी मैक्सिमम होता है और एमपी क्या होता है, शून्य होता है। तो वहाँ तक हमारी द्वितीय अवस्था होती है। अब यहाँ हम देखेंगे द्वितीय अवस्था क्या कहता है हमारा। इसे घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें एमपी और एपी दोनों ही निरंतर घटते हैं। टीपी अधिकतम बिंदु पर पहुंचता है और एमपी शून्य हो जाता है। अब हमारी तीसरी अवस्था हम पहले डायग्राम से देखेंगे। तीसरी अवस्था में हमारी टीपी क्या होती है, घटना शुरू कर देती है और एमपी हमारी ऋणात्मक हो जाती है। तीसरी अवस्था, इसे हम ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें एमपी ऋणात्मक हो जाता है। प्रथम और तृतीय अवस्था एक दूसरे के बिल्कुल समरूप है। प्रथम अवस्था में परिवर्तनशील साधन की अपेक्षा स्थिर साधन अत्यधिक होता है। परिणाम स्वरूप स्थिर साधन की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होता है। इसके विपरीत तृतीय अवस्था में परिवर्तनशील साधन की मात्रा स्थिर साधन की तुलना में अत्यधिक होती है। फलस्वरूप तृतीय अवस्था में परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। यही कारण है कि उत्पादक द्वितीय अवस्था में ही उत्पादन करेगा। तो इस तरह हमारे परिवर्तनशील अनुपात में 3 अवस्था पा रहे हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवस्था। तो इन तीनों अवस्थाओं में हमारा कौन से अवस्था उत्पादक करने के लिए सही रहेगा, तो हमारा द्वितीय अवस्था उत्पादन करने के लिए सही होगा। यहाँ पर हमने शॉर्टकट में समझा भी है कि उत्पादक प्रथम अवस्था में उत्पादन नहीं करेगा, यह उत्पादक पर लागू होता है जो पदार्थ तथा साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता में काम कर रहा है, क्योंकि इस बाजार में कीमतें निश्चित और स्थिर रहती हैं, लेकिन अपूर्ण एवं एकाधिकार में प्रथम अवस्था उत्पादन के लिए अधिकतम लाभ की मात्रा को
स्थिति होती है। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्पादक प्रथम और तृतीय अवस्था में उत्पादन नहीं करेगा, इसलिए उन्हें आर्थिक मूर्खता अथवा आर्थिक बकवास की अवस्था भी हम कहते हैं। तो ये दो अवस्था जो हैं, आर्थिक बकवास की अवस्था है और द्वितीय अवस्था में उत्पादक उत्पादन करेगा। अब हम देखेंगे इसके बढ़ते का क्या कारण है। बढ़ते यानी साधन का बढ़ते प्रतिफल का क्या कारण है या प्रथम अवस्था का क्या कारण है। तो हम यहाँ पर पॉइंट देखेंगे। बढ़ते का कारण है अविभाज्यता और दूसरा है कार्यकुशलता। प्रोफेसर बोबर का कहना है, इस संबंध में प्रोफेसर बोबर का स्टेटमेंट है, यदि विभाज्यता द्वार से प्रवेश करती है तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम खिड़की से बाहर कूद जाएगा। जॉन रॉबिन्सन कहते हैं, घटते प्रतिफल इसलिए होते हैं क्योंकि उत्पादक के साधन एक दूसरे के लिए अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं। इनके अनुसार ह्रासमान प्रतिफल का नियम वास्तव में यह बताता है कि एक उत्पादन के साधन की दूसरे साधन से प्रतिस्थापन कर सकने की एक सीमा घट होती है, अथवा दूसरे शब्दों में साधनों के बीच प्रतिस्थापन लोच अनंत से कम होती है। और यदि ऐसा न होता हो तो जब एक साधन की मात्रा स्थिर होती है और अन्य की पूर्ति पूर्णतः लोचदार हो तो स्थिर साधन का अन्य साधन द्वारा प्रतिस्थापन करके उत्पादन में समान लागत पर वृद्धि करना संभव होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि घटते प्रतिफल इसलिए होते हैं क्योंकि साधन के बीच प्रतिस्थापन की लोच अनंत नहीं होती है। नेक्स्ट हम इसमें लिख सकते हैं, तृतीय अवस्था में टीपी बढ़ने के बजाय घट जाता है क्योंकि टॉपमनिकॉक स्पॉल द बोर्थ लागू होता है। ह्रासमान प्रतिफल का नियम या ह्रासमान सीमांत भौतिक उत्पादकता का नियम, ये नियम परिवर्तनशील अनुपात नियम के केवल द्वितीय अवस्था को व्यक्त करता है, न कि उत्पादक के समुच्चय नियम को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।